नमस्कार, कैम जो एंड हेलो टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टॉक एंड टी विद एचएनडी। टॉक एंड टी विद एचएनडी के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस शो का होस्ट हार्दिक दीक्षित। हमारा आज का संवाद भी इसी विषय में जानकारी हासिल करना है। एचआर के क्षेत्र में लेबर लॉ से जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को लेकर हम आज अपना संवाद आगे बढ़ाएंगे और हम जानेंगे लेबर लॉ से जुड़े कुछ मिथ्स या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज। तो आइए हमारे आज के इस फैक्ट फाइंडिंग डिस्कशन में हम मुलाकात करते हैं लेबर लॉ के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार जड़िया जी से। प्रमोद जी एक एचआर कंसल्टेंट हैं और सिलवासा में कार्यरत हैं। तो आइए हम जानते हैं मिथ्स ऑफ लेबर लॉज या यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबर लॉज, जो कि हमारे आज के इस संवाद का विषय भी है। प्रमोद जी, आपका इस शो टॉक एंड टी विद एचएनडी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद हार्दिक जी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टॉक शो में भाग लेके। खास करके लेबर लॉज के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और मेरी कोशिश होगी कि आज आपके इस शो के माध्यम से मैं उनमें से कुछ भ्रांतियों को मैं दूर कर सकूं। पैसे के बारे में हमने काफ़ी बात कर लिया, ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया। एक अभी आपने इस डिस्कशन में भी उल्लेख किया फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वर्कर्स। हाउ यू टेक इट? इज इट अ फैक्ट, इज अ मिथ? एनी डिबेट इज रिक्वायर्ड ऑन दिस? इसके ऊपर कुछ जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। स्टेटमेंट लिटरली करेक्ट है। ओके। फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू वर्कर्स, ओनली वर्ड इज नॉट करेक्ट। ओके। लेकिन वर्कर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भ्रांतियाँ हैं। ओके। हमारे इंडियन लेबर सिस्टम में वर्कर है, स्टाफ है, एम्प्लॉई है, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये सब हम लोग वर्ड प्रचलित हैं। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट में वर्कर्स मीन्स पर्सन्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। ओके। Anybody who is in the premise. Who is anybody working in the factory for hire or reward? Okay. With the knowledge of the manager or without the knowledge of the manager. He is a worker. So every person is a worker. You cannot differentiate them between the staff and worker. When you are making a statement only workers means there are some other category you are referring, वो गलत है। Purpose Factories Act का जो है उसमें जो प्रोविजंस हैं उनकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी कि गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड को। उदाहरण के लिए फैक्ट्री एक्ट बोलता है आपकी वर्किंग कंडीशंस, इल्यूमिनेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, वेंटिलेशन है या नहीं है, क्राउडिंग तो नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्सेस हैं कि नहीं है, फायर का प्रिवेंशन है या नहीं है। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं इनकी रिक्वायरमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, आई मीन टू से मैनेजर्स को, सुपरवाइजर्स को, सो कॉल्ड स्टाफ को और वर्कर्स को, सबको एक जैसी है। इसलिए इस फैक्ट्रीज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं दे आर एप्लीकेबल टू वर्कर एंड एवरीवन इज वर्कर। आई विल पुट इट लाइक दिस। ओके। तो इस फैक्ट्रीज एक्ट के पर्पज के लिए स्टाफ वर्कर नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब पे एप्लीकेबल है। So Factories Act is applicable for everyone, and everybody working, as sir said, for hire and reward is a worker, irrespective of their designation and job role also. Yes. कोई भी job role हो, but everybody is termed as a worker as far as Factories Act is concerned. Okay. हाँ हार्दिक जी, इंटरप्रेट कर रहा हूँ। अभी जो नया कोड आ रहा है जी, उसमें फैक्ट्रीज एक्ट को इस कोड में शामिल किया है। वहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी एम्प्लॉय करके अलग रखी है, लेकिन जो फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो उन एम्प्लॉय पे भी सिमिलर सेम तरीके से एप्लीकेबल किया है। एंड इट इज वर्कर नॉट वर्कमैन। हाँ, वर्कमैन इज टर्मिनोलॉजी इन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ओके ओके। फैक्ट्रीज एक्ट सेज वर्कर, वर्कर्स। सब रिवाइव हो जा रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी हमको भी ऐसे डिस्कशंस, ये एज यू सेड इट्स वेरी रिवाइविंग ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी पढ़ी होंगी, कभी किसी को बताया होगा, और आज हम आपके माध्यम से
लोगों तक भी ये सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेबर लॉ सीखने का सबसे सरल और आसान तरीका भी यही है कि जितना अधिक से अधिक इस सब्जेक्ट पे डिस्कशन करें। जी। क्योंकि पढ़ना कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पढ़ के खुद समझना बहुत मुश्किल है। वकील लोग लॉज के बारे में इतना ज़्यादा इसीलिए जानते हैं कि उनको बार बार जिरह करना पड़ता है, और जिरह करना पड़ता है तो एक प्रकार से वो बातचीत होती है जिससे बार बार रिवीजन होता है। और मेरे साथ भी यही प्लस पॉइंट रहा कि मैं ऐसे बार बार डिस्कशन करता रहा। और जब सिलवासा आया तो यहाँ तो लेबर लॉज की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो हम लोगों ने हमारा HR का सर्कल बना लिया, उसमें डिस्कशन किया करते थे, तो उस बहाने सब याद आ जाया करता। और आज मैं बोलता हूँ मेरी 15 साल से पूरी लाइवलीहुड, जब मैंने अपना कंसल्टेंसी शुरू किया था तो मेरा सिर्फ 25% पार्ट लेबर लॉ था। आज मेरा 90% जॉब लेबर लॉ से रिलेटेड है। और मैंने अपनी लाइफ का जो बेस्ट गोल्डन पीरियड में कहूँगा अपने अर्निंग के हिसाब से भी, वो लेबर लॉ की वजह से। तो बात करने से बात बनती है, रोज बातें किया करो हमसे, ऐसा एक शेर भी है। और जैसा सर ने बताया कि लेबर लॉ एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना ज़्यादा चर्चा करेंगे, जितना लोगों से जानेंगे समझेंगे, किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करेंगे, उतना ही आपका ज्ञान इसमें ज़्यादा पकेगा, उतना ही आप ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएंगे, अपनी तरह से भी समझ पाएंगे और लोगों को बता भी पाएंगे। तो खाली पढ़ लेना ही एक माध्यम नहीं है, बट पढ़ने के बाद उन विषयों पर चर्चा आपको उन विषयों के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकार बना देंगे। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर, और बात करते हैं मिनिमम वेजेस के बारे में। मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट इज पेएबल इन वन एंड ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स एंड आल्सो टू ऑल एम्प्लॉयज, एंड it provides only for minimum wages. Minimum wage act it speaks only for minimum wages. हमने इसके पहले भी एक सवाल में इसके ऊपर चर्चा की है, तो थोड़ा और डिटेल इसके बारे में बता सकते हैं कि सभी संस्थाओं में एप्लीकेबल है, सभी लोगों को मिलना चाहिए, या कुछ अलग समझ रहे हैं हम और कानून कुछ अलग कहता है? मिनिमम वेजेस एक जो बना है वो ILO के एक प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए भारत में बना है। ILO भारत सरकार ILO की फाउंडिंग मेंबर है। ओके। और इसलिए इस मिनिमम वेज एक्ट को सबसे पहले दुनिया में लागू करने वाले देशों में भारत एक था। So industrial labor organization, that is what ILO is? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा हेडक्वार्टर है इसका जी। इनका एक रिजोल्यूशन है कि हर इंसान को जो भी अपना लेबर सेल करता है उसको कम से कम इतना मिलना चाहिए कि उसकी सोल एंड बॉडी कैन रिमेन टुगेदर, वो जिंदा रह सके, कम से कम इतना तो उसको मिलना चाहिए। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वेजेस के पीछे। तो तन मन साथ में इतना धन होना चाहिए, इतना धन होना चाहिए। अभी आपने अच्छा फ्रेज दिया मुझे आगे के लिए। अभी जब ये कानून बनाया गया तो इसको ध्यान में रख के बनाया गया था, इसलिए इस कानून को सभी उद्योग के लिए नहीं बनाया। ओके। इसके प्रीएम्बल में आज भी लिखा हुआ है एन एक्ट टू प्रोवाइड मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज। When word certain has been used, it means lawmaker did not want it for all industries. It has to be for certain industries. इस मिनिमम वेजेस एक्ट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर छिपा हुआ है सर। देश में 35 करोड़ 40 करोड़ लोग मिनिमम वेज एक्ट से बेनिफिट लेते हैं। ओके। इसमें मामूली सा चेंज होता है तो इतने परिवार, इतने लोगों पे असर पड़ता है उसका। जी जी जी। राज्य सरकारों ने इसके महत्व को पहचाना, पर इसका कॉन्सेप्ट को वो भूल गए। उन्होंने क्या किया कि जब ओरिजिनल एक्ट बना तो उसमें कुल 15 या 16 इंडस्ट्री स्पेसिफाइड थी। ओके। इन्हीं इंडस्ट्री में मिनिमम वेज एक्ट निर्धारित किया जाएगा। उसमें एग्रीकल्चर एक पार्ट था और नॉन एग्रीकल्चर दूसरा पार्ट था। उसमें पत्थर की खदानें हैं, सड़क मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, आपके वीवर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे, जहाँ पे कि वर्कर्स अपनी क्वालिफिकेशन, अपने स्किल और अपनी योग्यता के बल पे, या जो नॉन यूनियनाइज थे अपने संगठन के बल पे अपना वेतन नहीं निर्धारित करवा सकते थे,
उनके लिए सरकार को बीच में आना चाहिए और सरकार को वेतन निर्धारित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरू की जो कुछ इंडस्ट्री थी वो आइडेंटिफाई की थी, पर उसमें और इंडस्ट्री समय के साथ जरूरत पड़ेगी ऐड करने का पावर सभी सरकारों को दिया हुआ था। सरकारों ने उसका फ़ायदा करके लाभ उठा के उसमें इंडस्ट्री के अंदर जोड़ते गए। वहाँ तक भी मुझे कुछ नहीं कहना है, वो उनका अधिकार था, जनता के प्रतिनिधि करना चाहिए। लेकिन एक एंट्री ज़्यादातर सरकारों ने कर दी और वो एंट्री कभी किसी ने चुनौती नहीं दी कोर्ट के सामने, और वो एंट्री इस कानून की भावना के अगेंस्ट है। ओके, उसमें एक एंट्री उन्होंने कर दी, ऐसा कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो ऊपर नहीं लिखा गया है। हाँ, तो इस एंट्री से सारे एम्प्लॉयमेंट आ गए, सारे आ गए जो, और सारे आ जाए ये भावना उसकी नहीं थी। इसका ये अच्छा कदम नहीं है। इसके कारण क्या हुआ, जो ज्यादा दे सकते थे या जहाँ ज्यादा देना चाहिए था वो लोग भी उस लेवल पे ही देना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ हार्दिक भाई। हमारे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लेवल्स हैं। जी जी। एक लेवल है जो 6,000-7,000 रुपए की मजदूरी पे आज भी काम कर रहे, अपने जीवन का निर्वाह करता है। अभी एक सरकार ने उनका आज मिनिमम बढ़ के 19,000 रुपये हो गया है। तो उनका इंस्पेक्टर्स जो है वो बिजी है, वो उन्हीं लोगों में, वो पढ़े लिखे लोग हैं। किसी को 19,000 18,500 मिला, वो इंस्पेक्टर खींच के ले जाता है, मेरा 19,000 करवा दो। इंस्पेक्टर का फोकस जो होना चाहिए था 5,000-6,000 वालों पे, वो खत्म हो गया। इसलिए रखा गया था कि ये इस एक्ट कम वेजेस वालों को फोकस करे, उनकी समस्या को सुलझाए। जहाँ यूनियनें नहीं पहुँच सकती है वहाँ इंस्पेक्टर पहुँचे और सरकार उसको प्रॉपर वेजेस दिलवाए। तो आज जिनका लोअर है वो लोअर रह गया है और पूरे समाज का ध्यान चला गया है कि ये बेंचमार्क जो ज़्यादा बोल सकते थे, जो लोअर मिडिल क्लास के ग्रुप में आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जो अपनी आवाज़ जोर से उठा सकते हैं, ध्यान वहाँ चला गया है। और जहाँ यूनियनाइज है वहाँ पे फोकस ज़्यादा हो गया। तो जो बेसिक स्पिरिट थी मिनिमम एक्ट की वो खत्म हो गई। लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो जो नॉट इंक्लूडेड अबाउ में कुछ स्टेट्स ने गलती की है। कहीं ने उन्होंने लिखा है कि फैक्ट्रीज नॉट इंक्लूडेड अबाउ, तो अभी भी अदर देन फैक्ट्रीज बचे हुए हैं। कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट लिखा है तो वो अदर देन एस्टेब्लिशमेंट बचे हुए हैं। तो वो एक टू एक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट वी कैन नॉट टेक इट मिनिमम वेजेस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज आल्सो। जिस एम्प्लॉइज जिस कैटेगरी के लिए मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है उसी कैटेगरी के लिए मिनिमम वेज एक्ट एप्लीकेबल है। लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए अभी 15 साल के पहले तक फिक्स नहीं था। सरकार ने 15 साल पहले उसको इस कैटेगरी में लेके आए हैं। तो जिस कैटेगरी को गवर्नमेंट लेके आ गई है उसमें गुजरात के अंदर वास्ट कैटेगरीज हैं, करीब करीब 110 कैटेगरीज की उन्होंने एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड है। हमारे दादर नगर में उन्होंने 3 कैटेगरी रखी है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। अब वो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग जो लोग भी ऐसा मानते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट एप्लीकेबल टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट टू ऑल एम्प्लॉइज, वो केवल भ्रांति है, सत्य नहीं है। तो तन और मन को साथ रखने के लिए जितना धन हमको मिलना चाहिए वो मिनिमम वेज एक्ट का स्पिरिट है। और जैसे सर ने बताया कि लोग अपनी तरह से उसको अब इंटरप्रेट कर रहे हैं और कुछ संशोधनों के कारण अभी ये सब जगह जनरली एप्लीकेबल हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बट उस एक्ट को पढ़ना और उसकी स्पिरिट को जानना जरूरी है। इनफैक्ट लेबर कोड में से ये शेड्यूल का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया उन्होंने। अच्छा, अभी लेबर कोड जब आ जाएगी जी तो ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा सारी इंडस्ट्री में। ओके ओके ओके। तो लेबर कोड में एक संशोधन है तो जहाँ शायद ये सारी इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जब तक ये कोड नहीं आती, गैजेट नहीं होते हैं और हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं आते तब तक हमको मिनिमम वेज एक्ट को ही फॉलो करना है। और उसका स्पिरिट जो है वो सर ने बताया कि उसका क्या उद्देश्य था उसको लागू करने का, और समय समय पर उसमें परिवर्तन और संशोधन के कारण आज हम इसका एक अलग प्रकार का रूप देख रहे हैं।